दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 30 नवंबर 2025 को है और एग्जाम में अब लगभग 40 से 45 दिन बाकी हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों ने फुल लेंथ मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फुल लेंथ मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होगा और प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का फुल लेंथ मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो कैसे आपको स्कोर इंप्रूव करना चाहिए और कैसे आपको इस प्रेशर को डील करना चाहिए। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी प्रैक्टिस एंड रिवीजन के लिए परेशान है तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक लॉन्च कर दिया है जहां पर हम आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस। क्योंकि दोस्तों इनका आपको स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं मिलता तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस में। ये लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस के हिसाब से है और ये ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सिर्फ 270 रुपीज की आपको बुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई अगर मॉक्स में हमारा स्कोर कम आ रहा है तो हमें कैसे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो फिर इस बात को डिस्कस करने से पहले कि भाई मॉक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव करें, हम ये बात करेंगे भाई मॉक्स देने क्यों चाहिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है देने का और कैसे हमें उनको जो है प्लान करना चाहिए और कैसे फिर उनको देने का हमें उनकी एनालिसिस करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक बहुत सारे बच्चों के लिए होता है कि मैं एक बार चेक कर लूं कि भाई मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैं एग्जाम में कितना स्कोर कर पाऊंगा, क्या मैं मॉक्स में सेफ स्कोर को टच कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे कई बार इस ऑब्जेक्टिव से मॉक देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बट नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव। देखिए जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो वहां पर सिर्फ कंटेंट पढ़ने से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती है। देयर आर मेनी एलिमेंट्स जो आपकी प्रिपरेशन में जो है पार्ट बनाते हैं, पार्ट बनते हैं और फिर आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं। तो मॉक इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, नॉट टू जस्ट चेक द प्रिपरेशन। अब देखो जब आप एक बुक से कोई कंटेंट पढ़ते हो तो आपने उस बुक से लगभग 80 से 90% कंटेंट पढ़ लिया है। अब दोस्तों 10 से 15% कंटेंट किसी और बुक में भी हो सकता है जो पढ़ने का टाइम आपके पास अभी नहीं है। तो यहां पर आप मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे हो कि भाई अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं तो वो मेरा मॉक्स के थ्रू कवर हो जाए। तो मॉक्स इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, नॉट द चेकिंग ऑफ जस्ट प्रिपरेशन। यहां पर आप मॉक इसलिए देते हो कि भाई मैं इवेल्युएट भी कर पाऊं बट जो पॉइंट मैंने मिस कर दिया किसी और सोर्स के वो भी मेरे मॉक्स के थ्रू कवर हो जाए। तो यहां पर आपने ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है कि मॉक्स आर फॉर लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर इवेल्युएटिंग। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है मॉक्स देने का वो है लर्निंग, कि भाई हम देखें कि हमारी प्रिपरेशन में हमारे कहां गैप्स हैं और उन गैप्स को हम इंप्रूव करें। तो यहाँ पे अगर आप लर्निंग्स पे फोकस रखोगे तो आप मॉक्स से एक अच्छी आउटकम जनरेट कर पाओगे। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए जो है मॉक्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेटेड भी फील होंगे और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक प्रेशर के साथ मॉक्स देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे वो चीज नहीं करनी, आपको हर मॉक को इस चीज से देखना है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आता है, जस्ट चेक करता हूं कि कितना आता है और जो गैप्स मिलेंगे उन पे फिर मैं काम करूंगा। तो यहाँ पे अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है किसी भी मॉक को देते टाइम तो आप लोग उस पर पक्का इंप्रूवमेंट करेंगे और आप अपने एग्जाम के सिलेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ हर एक बच्चे ने मॉक देना है कि यार इस मॉक से देखते आज क्या सीखने को मिलता है, कहां पर मुझे गैप अपनी प्रिपरेशन के मिलते हैं। तो अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से मॉक देंगे तो आपको पक्का इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर रखना है। अब दोस्तों कितने मॉक हमें देने चाहिए, देखो आइडियली मुझे ऐसा लगता है कि भाई एपीएफसी और एग्जाम के लिए आपको 10 से 15 क्वालिटी मॉक्स देने चाहिए। मिनिमम 10 ठीक रहेंगे, मैक्सिमम 15 भी ठीक रहेंगे। उससे ज्यादा मॉक्स कहीं ना कहीं आप लोग ज्यादा मॉक्स देंगे तो उनकी एनालिसिस आप टाइम अच्छा नहीं डिवोट कर पाएंगे। तो 10 से 15 मॉक्स विल बी इनफ। अगर आप अच्छे मॉक्स दे रहे हैं तो ये भी आपकी सहायता करेंगे एग्जाम की सिलेक्शन के पास पहुंचने में। अब दोस्तों मैक्स जो मॉक्स हैं उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज एक मॉक दिया है तो मुझे अगला मॉक कब देना चाहिए। देखो आइडियली आपके दो मॉक्स के बीच में 3 से 4 दिन का गैप हो तो बेटर रहता है। बट यहां पर मेरे को आपको एक बात बतानी कि आप अगला मॉक तभी दीजिए जब आपने पिछले मॉक की लर्निंग्स पे काम कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब पहली बार मॉक दिया तो आपको पता लगा कि यार बहुत सारे गैप्स थे मेरी लर्निंग में, मुझे कंप्यूटर के कुछ फैक्ट्स याद नहीं थे, मुझे लेबर लॉ के कुछ फैक्ट याद नहीं थे, मुझे क्वांट में काफी मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी हैं। तो जब आप उन इंप्रूवमेंट्स को करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक देना चाहिए ताकि आपको पता हो कि यार इसकी लर्निंग थी, मैंने इसको कम जो है इस पे कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक के लिए रेडी हूं, अब मैं उसको देता हूं, अब देखता हूं कि क्या लर्निंग्स और बची। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट मॉक है वो बेसिकली पिछले मॉक्स की जो लर्निंग्स हैं उनको कवर करने के बाद होना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि लर्निंग्स में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो आप छोटी छोटी लर्निंग्स के सेट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको पता लगा कि यार साइंस मेरा बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, मुझे इस मॉक को देख के लग रहा है मेरा आईआर एंड लेबर लॉ भी काफी वीक मुझे लग रहा है और मेरी इंग्लिश भी मुझे काफी वीक लग रही है। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को रिवाइज करने के लिए आपको काफी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आप एक छोटा टारगेट पकड़ लीजिए कि अगला मॉक देने से पहले मैं एक बार साइंस को रिवाइज कर लेता हूँ, फिर आप अगला मॉक दीजिए। फिर उससे अगले मॉक के बीच में आप टारगेट रख लीजिए कि मैं इंग्लिश को रिवाइज करूंगा प्लस सेकंड मॉक की लर्निंग्स को आगे जो है कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ पे आपको आइडियली 3 से 4 दिन के अंदर दूसरा मॉक दे देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपके पास 40-45 दिन ही है।
तो यहाँ पे अगर आप 10 मॉक देना चाहते हैं तो आपको इतना ही टाइम गैप रखना पड़ेगा। अब दोस्तों काफी बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक किस टाइम देना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि मॉक देने का जो टाइम है वो आपका वही होना चाहिए जो आपका एक्चुअल एग्जाम टाइम है। तो आपका एक्चुअल एग्जाम पेपर कब है? 9:30 से 11:30 30 नवंबर को। तो आपको अभी जब आप मॉक दे रहे हैं तो वो उसी टाइम पे 9:30 से 11:30 के टाइम पे देना चाहिए। घड़ी में टाइम सेट करके टेबल को बिल्कुल क्लीन करके जो पेपर की पीडीएफ निकाल के ओएमआर शीट अपने पास रख के आपको पेपर देना चाहिए। पूरा माहौल अपने एग्जाम का बना के आपको मॉक देना चाहिए ताकि आप सिमुलेट कर सको उस माहौल को जो आपको एक्चुअल में मिलने वाला है। तो हर क्वेश्चन को लगाते टाइम आपका हाथ कांपना चाहिए, क्योंकि जब हम घर में मॉक दे रहे होते हैं ना बिल्कुल प्रेशर फ्री होकर मॉक दे रहे होते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि चल मॉक ही तो है, गलत भी हो गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है देख लेंगे बाद में आंसर। बट जब हम एग्जाम में होते हैं ना, ट्रस्ट करो जो बच्चे पेपर पहले दे चुके हैं कभी यूपीएससी का, उनको ये पक्का फीलिंग आती होगी कि एग्जाम में हर क्वेश्चन को हम बहुत केयरफुली जो है देख रहे होते हैं, बहुत प्रेशर के साथ उसका ओएमआर शीट पे आंसर लगा रहे होते हैं। वहां पे एक अलग ही वाइब होती है। तो अगर आपको उस वाइब को पहले जो है रेडी अगर आप करके जाओगे तो आपको जो है उससे डील करने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पे जब आप घर पे मॉक दे रहे हो तो बहुत सीरियसनेस के साथ मॉक दो, ये मान के चलो कि यार ये मॉक मेरे सिलेक्शन की जो है चाबी है और इस मॉक से भी शायद मेरी सिलेक्शन डिसाइड हो सकती है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ हर एक मॉक दोगे, बहुत सिंसियरिटी से मॉक दोगे, तो कहीं ना कहीं उस मॉक से आपको बहुत बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि एक माइंड में जब आप अपने माइंड को रेडी कर लोगे ना एक एग्जाम लाइक सिचुएशन के लिए, तो आपको उसको डील करने में काफी आसानी होगी। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी मॉक की एनालिसिस। देखो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कम से कम 40-50 मॉक दे देते हैं, डेली मॉक लगा रहे होते हैं, बट किसी भी मॉक की एनालिसिस नहीं कर रहे होते हैं। जब आप एनालिसिस करोगे ही नहीं तो आपको लर्निंग्स के बारे में पता कैसे लगेगा, आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इस एग्जाम की तैयारी में आप जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, हमारे अंदर स्वाभिमान आ जाएगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। और सेल्फ अवेयरनेस की सबसे बड़ी चाबी क्या है? सबसे बड़ी चाबी है मॉक्स। ये आपको बताएंगे कि भाई आज आपका लेवल क्या है, ये आपको ऑनेस्ट फीडबैक देंगे और उस लेवल पे आप ये चेक कर पाएंगे कि भाई मेरे लेवल पे, करंट लेवल पे और सिलेक्शन के लेवल पे कितना गैप है, और इस गैप को आपको ब्रिज करने के लिए मेहनत करनी है। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ऑनेस्टली पता होना चाहिए भाई मेरा लेवल क्या है। तो एनालिसिस विल हेल्प यू इन नो योर एक्चुअल लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। बट बच्चों का डाउट है कि सर एनालिसिस करने कैसे चाहिए। देखो एनालिसिस के कुछ रूल है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्लाइड काफी हैवी लग रही होगी बट मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूं। देखो एनालिसिस का पहला रूल ये है कि आप लोग जब किसी भी मॉक की एनालिसिस करने बैठ रहे हो तो उससे पहले ये चेक कर लो, ये आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली, आप लोगों ने पीवाईक्यूज देख लिए हैं कि उस मॉक का लेवल क्या है। क्या वो मॉक काफी अच्छा पेपर था, काफी टफ पेपर था, या इजी पेपर था, या मॉडरेट पेपर था, या एग्जाम लाइक पेपर था। पेपर देख के आपको फीलिंग आ जाएगी। तो जब आपने फीलिंग ली तो आपको एक आइडिया जो है जनरेट होगा कि यार ये पेपर ना काफी क्वालिटी लग रहा है, ये यूपीएससी टाइप का ही पेपर लग रहा है, काफी डिफिकल्ट पेपर लग रहा है। तो अगर आपको ये फीलिंग आ गई है तो वहां पर आप लोगों को फिर एक स्कोर डिसाइड करना पड़ेगा कि यार इस मॉक में, क्योंकि ये इस तरह का पेपर है, मेरे इतने स्कोर आने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आपने एडुटैप का फुल लेंथ मॉक 1 दिया, ठीक है, एफएलएम 1 दिया, आपको ये फीलिंग आई कि हाँ यार थोड़ा एग्जाम लाइक पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है, ठीक है, एग्जाम लाइक की क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी हैं, हर तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा यूपीएससी से मुझे कम लग रहा है, मॉडरेट लेवल का लग रहा है, ठीक है, पिछली बार के एपीएफसी और ईओ के पेपर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मेरा स्कोर इस मॉक टेस्ट में 170 प्लस के आसपास आ रहा है, देन आई एम ऑन अ गुड ट्रैक, क्योंकि मेरा पहले ही मौके है। तो आपने अपने लिए एक स्कोर जो है डिसाइड कर लिया। देखो ये स्कोर आपको हर फुल लेंथ मॉक देने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा। या इस मॉक में तो इजी पेपर लग रहा था, लगभग 200 प्लस मार्क्स आने चाहिए थे, इस मॉक्स में बहुत डिफिकल्ट पेपर लग रहा था जो 100-150 प्लस भी जो है ठीक थे। तो ये नंबर आपको डिसाइड करना पड़ेगा और ये बहुत ऑनेस्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे और पुराने मॉक्स के बेसिस पे। तो आपने डिसाइड किया कि 170 प्लस आने चाहिए थे। अब इसके रेफरेंस में आपको अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं। देखो सबसे पहले आपने मॉक देने के बाद तुरंत करना क्या है, आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि भाई मेरे करेक्ट कितने हैं और मेरे इनकरेक्ट कितने हैं। आपने नंबर जो है डिसाइड करना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यार 120 क्वेश्चन मैंने किए, 120 में से मेरी पहली जो एनालिसिस ये आई कि मेरे 75 क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हैं, और इसके बाद 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। अब आपने सबसे पहले ये नंबर निकाला, किसी भी मॉक को देने का सबसे पहले यही नंबर निकालोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप ये चेक करो कि यार जो मेरे 75 क्वेश्चन करेक्ट हैं वहां पर 100% श्योरिटी के साथ जो मैंने आंसर मार्क किए थे उनमें कितने क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल जब आप पेपर देते हैं ना, तो पेपर देखते किसी क्वेश्चन को देख के आपको पता लगता है कि इसका आंसर तो 100% यही है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया
कि यार विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब आपको 100% पता है कि इसका आंसर आर्टिकल 43A या 43B है, 100% आपको पता है, आपने मार्क कर दिया। तो वहां पर जितने भी क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क किए थे, उनमें कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं? तो यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत श्योरिटी के साथ आंसर मार्क कर रहे थे। तो आपने सबसे पहले ये नंबर 100% श्योरिटी वाला कैलकुलेट करना है कि 75 में से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क किए थे, इनमें से 39 मेरे करेक्ट हैं, एक मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, यहां पे एक इनकरेक्ट आपका जुड़ गया, 39 करेक्ट ऊपर जुड़ गए। इसके बाद आपने देखा कि 50% श्योरिटी के साथ आपने कितने क्वेश्चन मार्क किए थे, मतलब जहां पर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 2 के बीच में आप कंफ्यूज थे, ये आपने जो है नंबर कैलकुलेट किया। आपको पता लगा कि ऐसे क्वेश्चन जो थे वो लगभग 30 थे, जहां पे मैंने 100% एक्यूरेसी नहीं 50% एक्यूरेसी से आंसर मार्क किए। 2 के बीच में मैंने चुना एक को, और यहां पर मेरे जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, इसमें मेरे 28 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 28 क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, और यहां पर मेरे 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अब इसके बाद आपने देखा कि मैंने कितने तुक्के मारे। फॉर एग्जांपल आपने जो है तुक्के मारे काफी ज्यादा, तो वहां पर आपने वो नंबर कैलकुलेट किया कि भाई मैंने 15 तुक्के मारे, जिनमें से इतने ठीक है इतने गलत है। आपने पूरी चीजें लिखी, पूरी चीजें नोट करी कि यार कितने मैंने 100% श्योरिटी के साथ मार्क किए, कितने मैंने 50% गैस के साथ मार्क किए, कितने मैंने पूरे ही तुक्के मारे। मतलब मुझे को आंसर नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने दिमाग में मेरे को लग रहा था कि इसका आंसर ये, मैंने लगा दिया। अभी जब आपने एनालिसिस करी दोस्तों, इसके बाद आपको ये चेक करना है कि भाई 100% श्योरिटी में मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है, क्यों कर दिया भाई, ये तो ब्लंडर हो गया। यहाँ पे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, वो आपको अगली बार मिनिमाइज करना है। जो क्वेश्चन 50% एक्यूरेसी के साथ आपने किए, वहां पर अगर आपका रेशियो 50% से ऊपर है, मतलब आपने अगर 30 क्वेश्चन किए, आपके 15 करेक्ट है, 15 इनकरेक्ट है, तो आप नेट पॉजिटिव में है। तो दिस इज अ गुड रेशियो कि यार आपने 15 इंटू 2.5 लगभग 37.5 और 15 इनकरेक्ट, 15 इनकरेक्ट के नंबर आपके 10 बन गए, तो 10 और 37.5 आपका नेट पॉजिटिव कितना होगा 27.5। तो दिस इज अ गुड सिचुएशन, वेरी गुड सिचुएशन। बट अगली बार कोशिश ये करनी कि हम देखें कि भाई हमारे 15 इनकरेक्ट यहां पर क्यों हुए हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, जो कि आपको एक रेफरेंस देंगी कि किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को कंपोनेंट वाइज रिव्यू करना चाहिए। कंपोनेंट वाइज रिव्यू का मतलब क्या है? कंपोनेंट वाइज रिव्यू का मतलब यह है कि भाई आप हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चन को लिखोगे, उसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए और कितने आपने छोड़ दिए। ये आपको हर एक कंपोनेंट का रिव्यू करना है, ताकि आपको पता लगे कि भाई कौन सा कंपोनेंट आपका अच्छा हो गया है, कौन सा कंपोनेंट आपका वीक रह गया है और कौन सा कंपोनेंट में आपने पढ़ा ही नहीं है, ये आपको पता लगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि किस कंपोनेंट पे अगले मॉक टेस्ट से पहले काम करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एरर डायग्नोसिस करनी है। भाई जो भी आपने इनकरेक्ट करे हैं, चेक करना है ना कि वो इनकरेक्ट क्यों करें। अब ये तो चेक करना ही पड़ेगा, क्या टाइम का प्रेशर था, आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाए, आप जल्दी जल्दी आंसर मार्क करने लगे, रश होना शुरू हो गया। ये टाइम मैनेजमेंट आपकी एरर के लिए एक बहुत बड़ी जो है फैक्टर बन जाती है जब आप एग्जाम को रश में दे रहे होते हो। कई बार आप रश में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसका पहला ऑप्शन देखा, आपको लगा कि यार यही आंसर सही लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव। अब जहां पर मेन या प्राइमरी आ गया, मतलब वहां पर आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा है। क्या पता पहला भी आंसर का पार्ट हो बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो, क्या पता डी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, बट आपने जल्दीबाजी में क्या किया कि पहले ही ऑप्शन मार्क कर दिया। तो उस केस में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रश नहीं होना चाहिए। ये एक वजह बनती है क्वेश्चन गलत होने का। क्या आपके केस में वजह बनी है, आपने चेक करना है और अगली बार फिर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है कि यार मैं अपने पेपर का सीक्वेंस प्रॉपर्ली प्लान कर लेता हूं, उसी सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। देन दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी कवरेज लिमिटेड होती है। अब कवरेज अगर आपकी लिमिटेड है तो उस केस में आपका जो ये नंबर है ये हाई होना चाहिए कि मैंने अनअटेम्प्टेड किया। आपको तुक्के वाले क्वेश्चन नहीं मार्क करने, आपने पढ़ा नहीं फिर भी आपने आंसर मार्क कर दिया तो वो ब्लंडर ही है, वो आपको अवॉइड ही करना है। जहां पर आपने बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है फिर भी आप आंसर मार्क कर रहे हो तो वो आपकी सही जो है अप्रोच नहीं है। उस केस में कवरेज अगर लिमिटेड है तो आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है 15 नवंबर तक नया पढ़ने का, उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो जो भी आपका पॉइंट अभी कवर नहीं हो रहा है सिलेबस में वो आपने कवर करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार साइंस का मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी नहीं है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था और अभी लाइव क्लास में साइंस नहीं हुई है मेरी कवर, तो आप उसको फिर कवर करेंगे। फिर दोस्तों आपने देखना कि यार कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर अंडरस्टैंडिंग गैप आया। अभी जनरली कौन से क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपने 50% श्योरिटी के साथ आंसर मार्क किया है। इस केस में आपको अंडरस्टैंडिंग गैप लग रहा है कि भाई आपने तो पढ़ा हुआ था कि राइट टू इंटरनेट इस पर्टिकुलर आर्टिकल का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आर्टिकल 19 दिखा, आर्टिकल 21 दिखा, आर्टिकल 15 दिखा, आप कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हुए? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में गैप आ गया। आपने वो चीज को उस तरीके से एनालाइज ही नहीं कर रखा था कि आपको इस तरह का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ कि भाई मगधा के राइस के बीच में कौन कौन से कारण थे, तो वहां पे गोल्ड माइन लिखा हुआ था आयरन माइन की जगह पे। अब आप कंफ्यूज हो गए यार गोल्ड था या आयरन था,
अभी अंडरस्टैंडिंग गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, आपने फैक्ट्स जो है आप भूल गए या फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर गए। तो वो अगर रीजन है तो आपने तुरंत ही इस पर्टिकुलर मॉक के बाद उस टॉपिक को पक्का रिवाइज करना है जहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग गैप आया था, उसी टाइम पर उस चीज को सॉल्व कर लेना है। फिर दोस्तों बहुत बार हम क्वांट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, रीजनिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक। कई बार हमने इनकरेक्ट नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा है, कई बार हम रश में आंसर गलत कर रहे हैं। तो जो भी कारण है वो लिखना है कि यार ये कारण है, अगली बार तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। तो सिली मिस्टेक, ट्रस्ट मी, सिली मिस्टेक ऐसा नहीं कि लेस देन 5 या लेस देन 2 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आपकी सिली मिस्टेक एग्जाम में एक भी नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखनी है, 0 सिली मिस्टेक। एंड दोस्तों यहां पर रश नहीं देना है। देखो पेपर में भले ही 120 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे ही आप पेपर को एक बार इनिशियली गो थ्रू करेंगे आपको पता लग जाएगा कि यार पेपर अच्छा है या फिर नॉर्मल पेपर है। अगर अच्छा पेपर है, डिफिकल्ट पेपर है, तो वहां पर 120 तो अटेम्प्ट करनी ही नहीं है। वहां पर तो आपके 100 अटेम्प्ट भी अगर आप कर रहे हो 90% एक्यूरेसी के साथ या फिर 85% एक्यूरेसी के साथ आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। तो वहां पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो गए तो आपके पास टाइम बच गया है। अगर पेपर इजी है तो वहां पर तो आपको फिर बहुत जल्दी वैसे भी सॉल्व करने का टाइम है, क्योंकि आपको आंसर पता होंगे, पेपर इजी है। तो यहाँ पे अपने अटेम्प्ट्स के बेसिस पे अपनी टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, और फुल लेंथ मॉक्स आपको पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप डिफरेंट केसेस को ट्राई करिए कि क्या मैं एक क्वेश्चन लगा के उसको ओएमआर शीट में मार्क करूं, या मैं 10 क्वेश्चन लगा के उनको ओएमआर शीट में मार्क करूं, या फिर मैं लास्ट में ओएमआर शीट मार्क करूं। मैं पेपर को किस राउंड से दे रहा हूं ये मुझे पता होना चाहिए। अब देखो ये जब आप चीजें कर लेंगे तो उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि भाई मेरी एक्यूरेसी और मेरी एफिशिएंसी गेस वर्क में क्या रेशियो है। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि कितने क्वेश्चन आपने श्योरिटी के साथ लगाए और कितने करेक्ट हुए। अगर ये नंबर काफी अच्छा है तो फिर आप एक राइट ट्रैक पे हैं। बट यहां पर आपने अपना गैस वर्क भी चेक करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इनका लॉजिक, जिनका कॉमन सेंस काफी अच्छा होता है, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ भी आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं, गधे थोड़े से, मेहनती, जो पढ़ा होगा तभी आएगा आंसर। तो उस केस में अगर आपका गैस वर्क वीक है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए कंटेंट कवर करने में, ताकि आप हार्डवर्क से अपने अटेम्प्ट बढ़ाओ। स्मार्ट वर्क अगर हमारा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम गैस वर्क को जो है नहीं चुनेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी नेगेटिव आएगी मार्किंग, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये भी अभी चेक कर लेना है कि भाई मेरा गैस वर्क कितना अच्छा है। तो सर एक बात आपने और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जनरली मॉक टेस्ट देने का एक 3 राउंड फॉर्मूला होता है। 3 राउंड फॉर्मूला क्या है कि भाई पहले राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जहां पर आप 100% श्योर हो। सेकेंड राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो जहां पर आप 50% श्योर हो। और थर्ड राउंड में आप कोशिश करो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अगर आपके पास टाइम बचता है, जहां पर आपको लग रहा है कि यार अगर मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाऊंगा, एफर्ट डालूंगा तो शायद आंसर तक पहुंच जाऊं, फिर आप उनको मार्क करो। तो यहाँ पे पहला जो राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम देना भी है और आपको मैक्सिमम आउटपुट भी वहीं से लेना है। तो इस तरीके से पेपर अप्रोच करो। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, फुल लेंथ मॉक्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो एक पॉजिटिव साइन है भाई, खुदा का शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो कि आपके नंबर अभी कम आ रहे हैं, आपको अपनी गलतियां पता लग रही है, क्योंकि उन पर फिर आप इंप्रूवमेंट करोगे। अगर ये नंबर डायरेक्टली एग्जाम में कम आते तो शायद आपका साल वेस्ट हो जाता, 2 साल वेस्ट हो जाते। तो अगर फुल लेंथ मॉक में कम आ रहे हैं, यू आर गेटिंग एन आइडिया कि भाई अभी जो हमारी प्रिपरेशन है प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लेट्स वर्क ऑन दिस। तो ये अप्रोच के साथ आपको फुल लेंथ मॉक देना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी जहां पर मैं आप लोगों को कुछ मैसेज दे रहा था। आई होप आपको मैसेज जो है अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चों से एक मैसेज चाहिए कि भाई सर अब हम फुल लेंथ मॉक्स बहुत सिंसेरिटी से देंगे, क्योंकि ये मैसेज आप लोगों को मोटिवेट करेगा फुल लेंथ मॉक्स को अच्छे से देने में। एंड दोस्तों अगर आप लोगों का 70% जो सिलेबस अभी तक कवर हो गया है, यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। आपको डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी आई होप। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज में हम आपको स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूपीएससी 85 कूपन कोड यूज करके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली हमने रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है उन बच्चों के लिए जो कि जल्दी से चीजों को कवर करना चाहते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी स्पीड के हिसाब से, तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइड बुक तो हमारी है ही है 1900 MCQs वाली, आप सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग थी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।